हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं इनकम टैक्स और आज हम इनकम टैक्स का जो टॉपिक समझने वाले हैं वो है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये टॉपिक आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे एंड इसके अलावा आपको बहुत अच्छे नोट्स भी मिलेंगे, तो बिना स्किप किए हुए पूरा लेक्चर एंड तक देखना। टीडीएस जो टॉपिक है ना, इसके साथ में ही दो टॉपिक और भी आते हैं। बिल्कुल, अब वो दोनों टॉपिक कौन से हैं? एक आता है हमारा एडवांस टैक्स, एक आता है टीडीएस और एक आता है टीसीएस, यानी कि टोटल तीन टॉपिक एक साथ चलते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा माइक यहां लगा देता हूं। हाँ जी, तो ये जो एडवांस टैक्स है ये हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर करेंगे, टीसीएस को भी आने वाले लेक्चर्स के अंदर करेंगे। आज हम टीडीएस टॉपिक को करेंगे। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसकी फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो यहां पर जो आपको वर्ड दिख रहा है ना, क्या सर दिख रहा है? टी, वो यहां टैक्स से लिया गया है। डी का मतलब हो गया डिडक्टेड और एस का मतलब हो गया सोर्स, तो बन गया टीडीएस। सोर्स का मतलब यहां पर इनकम से है। जहां कहीं भी इनकम का सोर्स दिख जाए ना, वहां काट लो टैक्स। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स। आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि टीडीएस होता क्या है, फिर हम इसके सारे सेक्शंस कवर करेंगे। और टीडीएस के ऊपर जो सेक्शन लगते हैं ना, वो सेक्शन नंबर 192 से लगाकर 196 तक लगते हैं। ओके, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि ये टीडीएस है क्या। देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं आपको, ये है एक कंपनी, ठीक है, जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। इस कंपनी में एक बंदा काम करता है, ठीक है, और इस बंदे का नाम है मिस्टर एक्स। अब भैया अगर ये इस कंपनी में काम कर रहा है, यानी कि जॉब कर रहा है, तो ये कंपनी इसको पे करेगी सैलरी, ठीक है। और ये जो सैलरी है ना, ये इस मिस्टर एक्स के लिए क्या है? एक इनकम है। तो मिस्टर एक्स को इसके ऊपर आरओआई, रिटर्न ऑफ इनकम, फाइल करके अगर टैक्सेबल स्लैब के अंदर इसकी सैलरी आ रही है तो टैक्स, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा आरओआई भरने के बाद। ओके जी, ठीक। ये तो सिंपल कहानी हो गई। अब आती है टीडीएस क्या होता है। तो इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है ना, आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स एक्ट, हमारा इनकम टैक्स एक्ट कौन सा लगता है? 1961। वो बोलता है, और उसके सेक्शन बोलते हैं इस कंपनी कि देखो भाई, आपके यहां अकेला मिस्टर एक्स थोड़ी काम कर रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। और पर्टिकुलर इस कंपनी की बात भी नहीं चल रही है, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं। इनको क्या बोला जाता है? एम्प्लॉयर, ठीक है। और मिस्टर एक्स को क्या बोला जाएगा? एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर हो गया बॉस, जो कंपनी जो अपॉर्चुनिटी दे रही है जॉब की, है ना, जहां पर लोग जॉब करते हैं। और एम्प्लॉय कौन हो गया? जो वर्कर, जो काम कर रहा है, ठीक है। तो जितनी भी एम्प्लॉयर्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, वो अपने यहां काम करने वाले एम्प्लॉयज को सैलरी देती है, ठीक है। और उस अगर कंपनी को लग रहा है कि इसकी जो सैलरी है वो टैक्सेबल लिमिट के अंदर आ रही है, उस स्लैब के अंदर आ रही है, उसके ऊपर टैक्स बनेगा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स एक्ट इस कंपनी को बोलता है कि ये जो सैलरी है ना, वो इसके लिए इनकम है। हाँ, और आगे जाके ये इसके ऊपर इनकम टैक्स पे भी करेगा। तो ये कंपनी को बोल रहा है आप क्या करो, इसकी सैलरी के ऊपर टैक्स काट लो, टैक्स डिडक्ट कर लो। टैक्स क्या कर लो? डिडक्ट कर लो, और वो टैक्स काट करके हमको जमा करा दो। इसी को बोलते था टीडीएस, टैक्स डिडक्ट कर लो एट सोर्स। जहां इनकम का सोर्स दिख रहा है वहां पर टैक्स काट के हमको जमा कर दो। अब उसके बाद में फॉर एग्जांपल के लिए 10 लाख सैलरी है, ठीक है, और उसके ऊपर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, मैं यहां पर कोई स्लैब रेट नहीं लगा रहा हूं, उसके ऊपर टैक्स बन रहा है 80,000 रुपीज फॉर एग्जांपल के लिए। तो 10 लाख में से 80,000 काट लो, 80,000 जमा करा दो यहां पर इसको, ये एम्प्लॉयर, ये कंपनी 80,000 रुपीज काट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा देगा, और बाकी के बच गए 9,20,000 रुपए वो मिस्टर एक्स को दे देगा। अब मिस्टर एक्स को 10 लाख मिलने चाहिए, लेकिन कितने मिलेंगे? 9,20,000 रुपए, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स काट करके इस कंपनी ने आईटी डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा दिया। ओके, अब मिस्टर एक्स जो है ना, वो अब अपना जब आरओआई फाइल करेगा, और उसके अंदर उसकी जो ओनली सैलरी थोड़ी होगी, उसके पांचों हेड की इनकम होगी, और उस हिसाब से इसका जो टैक्स बन रहा होगा ना, उस हिसाब से इसने 80,000 पहले ही पे कर दिए। और अगर ज्यादा टैक्स बन रहा है तो और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे कर देगा। और अगर लग रहा है नहीं भैया,
इसका तो टैक्स बन ही नहीं रहा, इसको तो पांचों हेड्स की इनकम मिला करके इसकी तो है ना एटीसी वगैरह की डिडक्शन वगैरह मिला करके इसका तो टैक्स मिल ही नहीं रहा, बन ही नहीं रहा है। तो फिर आईटी डिपार्टमेंट जो है इसको 80,000 का क्या कर देगा, रिफंड कर देगा। और बहुत सारे लोग टीडीएस का रिफंड भी लेते हैं। अगर सिंपल बता तो जहां आप काम कर रहे हैं या जहां आपकी इनकम का सोर्स हो रहा है, तो वो सामने वाला बंदा जो आपको इनकम पे करेगा, आपको इनकम मिलेगी, लेकिन वो बंदा क्या करेगा, वो कंपनी क्या करेगा, वो एसएससी क्या करेगा, वो एम्प्लॉयर क्या करेगा, आपकी इनकम के ऊपर लगने वाले टैक्स को काट के गवर्नमेंट को पहले से ही जमा करा देगा, फिर आपको इनकम पे करेगा। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा बोल रखा है सबको। अब आप अपनी एंड में इनकम कैलकुलेट करोगे, आपको लग रहा है कि टैक्स जो काटा है वो सही है, ओके। आपको लग रहा है नहीं कम काटा है और जमा कराना पड़ेगा, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और पे करोगे। आपको लग रहा है नहीं भैया मेरा तो ज्यादा टैक्स काट लिया, तो आप रिफंड ले लोगे। वो जब आप आरओआई फाइल करोगे, रिटर्न ऑफ इनकम, तब ये सारा सेटलमेंट हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन सी इनकम है जिसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ता है डिडक्टर को, या आप बोल सकते हैं एम्प्लॉयर। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट सेक्शन आता है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया सैलरी का, और ये सेक्शन है सेक्शन नंबर 192। ओके, सैलरी के ऊपर टीडीएस काटना पड़ता है एम्प्लॉयर को और डिपार्टमेंट को जमा कराना पड़ता है, गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। तो किन के लिए एप्लीकेबिलिटी है, एम्प्लॉयर टू डिडक्ट टीडीएस फ्रॉम सैलरी टू पेड एम्प्लॉइज। जो भी एम्प्लॉयर है, कंपनीज है, वो टीडीएस डिडक्ट करेगी जो सैलरी एम्प्लॉय को पे की जा रही है उसमें से। टाइम ऑफ डिडक्शन कम रहेगा पेमेंट के टाइम, नॉट एक्रूअल, एक्रूअल के बेसिस पे नहीं रहेगा। जब पेमेंट करोगे उस समय आपको टीडीएस काटना होगा। रेट ऑफ टीडीएस क्या रहेगी, तो एवरेज रेट निकाली जाती है सैलरी और उसका जो टैक्स बन रहा है उस हिसाब से। ओके जी, ठीक। बट उसमें से डिडक्शन लेस कर दी जाती है, इन सबको कंसिडर किया जाता है ना। डिडक्शन लेस कर दो, रिबेट जो 87A के अंदर मिलती है वो लेस कर दो, एग्जम्पशन जो HRA LTA की मिलती है वो लेस कर दो, है ना। ओल्ड या न्यू रिजिम, अभी आपको पता है सेक्शन नंबर 150 15 BAC की जो न्यू टैक्स रिजिम आई है हमारे असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए, सॉरी, है ना। इसके ऊपर भी हम एक लेक्चर ले लेंगे, आप कमेंट कर देना, है ना, स्लैब रेट के ऊपर की भैया असेसमेंट ईयर 2025-26 में स्लैब रेट कौन सी लग रही है। तो ये लग रही है 0 से 3, 0 और 3 से 7 5%, 7 से 10 ये लाख है सब, है ना, 3 लाख 7 लाख, है ना, लाखों में 10%, फिर 10 से 12 ये है आपका 15%, यस। और 12 लाख से 15 लाख तक है आपका 20%, और फिर मोर देन 15 लाख जो है वो है 30%। तो ये जो है स्लैब रेट लग रही है ना, जो इंडिविजुअल्स है जिनकी उम्र 60 साल से कम है। ओके, तो ये न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से है। अभी आप बोलोगे सर 12 लाख तक एग्जाम कर लिया, भैया वो नेक्स्ट ईयर लगेगा, असेसमेंट ईयर 26-27 वालों के लिए है। आप अभी अगर एग्जाम दोगे 25-26 के अंदर तो आपको यही एप्लीकेबल होगी। मैं इसके ऊपर भी एक लेक्चर लेके आ जाऊंगा, कमेंट कर देना, ठीक है। ओके जी, अब भैया ये जो है ना, आप जो अगर सैलरी है और आपके परक्यूज वगैरह कर रहे हैं, कटते हैं, तो आपको फॉर्म नंबर 12BA भी अपलोड करना पड़ेगा, और टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 16 के अंदर एक एम्प्लॉय को अपलोड करना पड़ता है, जमा कराना पड़ता है। पैन रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप पैन जमा नहीं कराओगे और आपने पैन कार्ड नहीं बना रखा है तो आपका टीडीएस जो है वो 20% घटेगा डबल रेट से। ओके, वैसे आप एम्प्लॉय हो और कहीं जॉब करते हो और आपकी सैलरी अच्छी खासी है तो पैन कार्ड तो आपके पास होगा ही होगा। ओके, फिर आता है सेक्शन नंबर 192A, ये है टीडीएस ऑन प्रीमेच्योर विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के मैच्योर होने से पहले। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अभी मैच्योर नहीं हुआ है, प्रीमेच्योर है, और उससे पहले आप उसमें से कुछ अमाउंट निकाल देते हो तो आपको जो है 10% टीडीएस जमा कराना पड़ेगा, टीडीएस कटेगा। और टीडीएस कौन काटेगा, आपका जो भी ईपीएफओ है, यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो ऑफिसर है वो आपका 10% टीडीएस काट लेगा अगर आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाल देते हो तो। लेकिन ये पैसा अगर 50,000 से कम है तो आपका टैक्स नहीं कटेगा, टीडीएस नहीं कटेगा। और ये जो है ना, अगर आपने पैन कार्ड जमा नहीं कराया है तो ये जो 10% टीडीएस की रेट है ये 30% हो जाएगी। ओके,
नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा सेक्शन नंबर 193। सेक्शन नंबर 193 जो है ना वो क्या टीडीएस काटता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर। सिक्योरिटीज का मतलब तो आपको पता ही है ना, डिवेंचर्स हो गए, है ना ये। तो अब वैसे सिक्योरिटीज का मतलब शेयर से भी होता है, बट शेयर्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता है, वो डिविडेंड मिलता है। यहाँ इंटरेस्ट की बात चल रही है, तो डिवेंचर्स हो गए, कोई बॉन्ड्स हो गए, है ना ये हो। तो ये जो सेक्शन है ये लगता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स के ऊपर, या सिक्योरिटीज इशूड बाय कंपनीज या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है उसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका टीडीएस कटेगा 10%। बट ये 10% की रेट एप्लीकेबल तभी है जब आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 10,000 रुपए से ज्यादा है अगर कंपनी से मिल रहा है तो, और 5,000 रुपए से ज्यादा मिल रहा है सिक्योरिटीज अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ से है। ठीक है। तो अगर कंपनीज फॉर डिबेंचर बाय लिस्टेड कंपनीज तो 10,000 लिमिट है, और अदर कहीं से सिक्योरिटीज से अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो 5,000 रुपए लिमिट है, यानी इतना मिलता है तो टीडीएस नहीं कटेगा। इससे ज्यादा मिलेगा तो आपका 10% टीडीएस काट लेगा आपका एम्प्लॉयर, यानी कि आपका डिडक्टर। ओके जी। टाइम क्या रहेगा ड्यूरेशन का, तो पेमेंट और क्रेडिट दोनों में से जो अर्लियर हो, यानी कि जब आपको मिलने वाला है अक्रूड हो जाए या आपको रिसीव हो जाए, यानी कि कंपनी पे करने वाली हो या अक्रूड हो जाए, दोनों में से जो इवेंट पहले होगा उस दिन टीडीएस काट लिया जाएगा। सेक्शन नंबर फिर आ जाता है 193 के बाद में सीधा 194। तो 192, 192A और 193 ये 3 सेक्शन कर लिए। अब 194 जो सेक्शन है इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन है। ओके, ए बी बीबीए बीबी, ठीक है, तो हम करते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 194 आता है, ये है टीडीएस ऑन डिविडेंड। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं और वो कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है तो फिर वहां पर टीडीएस कटता है। लेकिन अच्छी बात यह है एग्जम्पशन मिलती है सेक्शन नंबर 10 और उसके क्लोज या सब सेक्शन 34 के अंदर। अगर आपको डिविडेंड मिलता है इंडियन कंपनी से, आप इंडियन रेजिडेंट है और आपको इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपको फॉरेन कंपनी से टीडीएस मिल रहा है तो फिर डिविडेंड मिल रहा है तो उसके ऊपर टीडीएस कटता है। ठीक है, तो ये एग्जम्पशन है आप लोगों के लिए। अगर आप इंडियन हैं और इंडियन कंपनी से आपको डिविडेंड मिल रहा है, इंडियन कंपनी के आपने शेयर खरीद रखे हैं, तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अदरवाइज आपका 10% टीडीएस कटेगा अगर आपको डिविडेंड 5,000 रुपए से ज्यादा मिलता है तो। TDS is not applicable if the shareholder fund is फॉर्म 50H और 15H। अगर 15G और 15H अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो फिर आपका टीडीएस नहीं कटेगा। सेक्शन नंबर 194A है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज के ऊपर तो हमने सेक्शन नंबर 193 कर लिया था। अदर देन सिक्योरिटीज अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका टीडीएस कटेगा 10%। सर अदर कौन सा होता है? इंटरेस्ट ऑन एफडी, आरडी और लोन्स के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो 10% टीडीएस काट लेगा। अगर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट 40,000 से ज्यादा है जनरल पब्लिक के लिए और 50,000 से ज्यादा है सीनियर सिटीजन के लिए और 5,000 रुपए अदर प्राइवेट कंपनीज अगर आपको दे रही है, मतलब बैंक से और पोस्ट ऑफिस से अगर आपको इतना इंटरेस्ट मिलता है तो ही टीडीएस कटेगा, मतलब इतनी लिमिट तक टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपको किसी प्राइवेट कंपनी से इंटरेस्ट मिल रहा है तो 5,000 रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट पर टीडीएस कट जाएगा। ये लिमिट है एक, आप बोल सकते हैं इससे ऊपर में ही टीडीएस कटेगा, इसके अंडर में टीडीएस नहीं कटेगा। एग्जम्पशन किसको मिली हुई है? फर्म्स को और कंपनीज को एग्जम्पशन मिली हुई है इसके ऊपर, क्योंकि भैया इनको तो मिलता ही है। सेक्शन नंबर 194B टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज और क्रॉसवर्ड्स। बहुत सारे लोग, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गई। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपने कोई भी लॉटरी जीती है और या फिर आपने कोई क्रॉसवर्ड्स वगैरह खेला है, ऐसा कुछ गेम आपने खेला है, क्रॉसवर्ड्स, लॉटरीज, पजल्स, कार्ड गेम्स, इससे अगर आपने कुछ जुआ खेल के भैया स्पेकुलेशन करके आपने जो है कुछ लॉटरी वगैरह जीत ली है तो 30% टीडीएस काट लेगा। कौन? आपका एम्प्लॉयर जो ये गेम खिलवा रहा है, यानी कि जुआरी, वो आपका 30% टीडीएस काट लेगा, गवर्नमेंट को जमा कर देगा, बाकी का पैसा आपको मिलेगा। इसकी लिमिट है 10,000, यानी कि आपकी जो विनिंग है अमाउंट है वो 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए। 10,000 तक टीडीएस नहीं कटता है। ओके, सेक्शन नंबर आता है 194BA
टीडीएस ऑन ऑनलाइन गेम विनिंग्स, पहले ये 194B के अंदर ही आता था, अब इसको अलग कर दिया गया है। आप भैया ड्रीम 11 और पता नहीं कौन कौन से सट्टेबाजी गेम खेलते हो ना, हाँ, तो वहां पर आप अगर वो खेलते हो तो 30% टीडीएस कट जाएगा, आप अगर विनिंग करते हो तो। और ये 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है, तो एकदम न्यू सेक्शन है, थोड़ा याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अभी आईपीएल का टाइम भी चल रहा है, तो मुझे पता है बहुत सारे लोग ड्रीम 11 पे पैसा जरूर लगाते होंगे, ठीक है। इसमें कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, कुछ भी जीतोगे 30% टीडीएस कट जाएगा। तो डिडक्टेड विड्रॉल और फाइनेंशियल ईयर एंड, और उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 194BB, टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। भाई अमीर लोग जो होते हैं ना, वो घुड़ दौड़ पर, हॉर्स रेस पर पैसा लगाते हैं, अगर वो 10,000 रुपए से ज्यादा अमाउंट जीत जाते हैं तो 30% टीडीएस काट लेगा जो घुड़दौड़ करवा रहा है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 194C, टीडीएस ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। गवर्नमेंट होती है ना, अधिकतर गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट जो है ना, बहुत सारे टेंडर निकालती है, और जैसे उसको हाईवे बनाना है, या उसको कोई ब्रिज बनाना है, या कोई बिल्डिंग बनानी है, पोर्ट बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, गवर्नमेंट को बहुत सारे काम करवाने होते हैं, रेलवे लाइन बिछानी है, तो गवर्नमेंट बहुत सारे टेंडर निकालती है और उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कॉन्ट्रैक्टर। और उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट का काम चल रहा होता है या कंप्लीट हो जाता है, तो गवर्नमेंट जो है उस कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करती है, तो उस पेमेंट के ऊपर जो है भैया टीडीएस काटना पड़ेगा। 1% ऑन इंडिविजुअल और एचयूएफ को पेमेंट किया जा रहा है, और अदर किसी को पेमेंट किया जा रहा है, कंपनीज वगैरह को, तो 2% जो है टीडीएस कटेगा। ये लिमिट जो है 30,000 रुपए है सिंगल पेमेंट के लिए, और 1 लाख रुपए है एग्रीगेट फाइनेंशियल ईयर के पेमेंट के लिए। अगर पैन कार्ड जमा नहीं कराओगे तो ये टीडीएस 20% काटना पड़ेगा। किसको? एम्प्लॉयर को। ओके जी, कंपनीज को जो पेमेंट कर रही है आपको। सेक्शन नंबर 194D, टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन। बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट होते हैं जो लोगों का इंश्योरेंस करवा के कमीशन प्राप्त करते हैं, कमीशन ही उनकी मेन अर्निंग होती है, तो उसके ऊपर उनको 5% टीडीएस काट लिया जाएगा उस कंपनी द्वारा जिसका वो इंश्योरेंस बेच रहे हैं, जिस कंपनी के वो एजेंट है। तो वो कमीशन जो है जितना भी कमीशन है उसके ऊपर 5% टीडीएस काट लिया जाएगा, अगर वो कमीशन 15,000 रुपए से ज्यादा हो तो। मंथली नहीं, ईयरली अमाउंट है। ओके, फिर आता है सेक्शन नंबर 194DA, टीडीएस ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योरिटी प्रोसीड। अगर आपने एलआईसी करा रखा है और आपकी मैच्योरिटी प्रोसीड्स हो गई है ना, तो उसके ऊपर 5% जो है टीडीएस काट लिया जाएगा, अगर वो मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा का है तो। ओके जी, सेक्शन नंबर आता है 194H, टीडीएस ऑन कमीशन ऑन ब्रोकरेजेस। अगर आपको कोई कमीशन मिल रहा है, ब्रोकरेजेस मिल रही है, तो जो कंपनी आपको ये कमीशन और ब्रोकरेज दे रही है, जिसकी सर्विसेज आप बेच रहे हो, तो उसके ऊपर 5% टीडीएस काट लिया जाएगा सेक्शन नंबर 194H के अंदर, 194H के अंदर, अगर वो कमीशन या ब्रोकरेज 15,000 रुपए से ज्यादा की है। सेक्शन नंबर 194I, टीडीएस ऑन रेंट। अगर आपने कोई भी प्लांट या मशीनरी जो है रेंट पे दे रखी है, लैंड या बिल्डिंग या फर्नीचर रेंट पे दे रखा है, और है ना, उसके ऊपर बदले आपको कमाई हो रही है तो उसके ऊपर 2% या 10% टीडीएस काट लेगा। जो मतलब यहां पर देखो आप क्या हो रहा है, इस सेक्शन को अच्छे से देखना। आपकी मशीन है, आपका प्लांट है, आपने रेंट पे दे रखा है। अब आप रेंट जब रिसीव करोगे ना, तो जिसको आपने रेंट पे दे रखा है वो टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराए। मान लेते हैं आपने कोई प्लांट बड़ा सा है आपके पास में, और वो आपने जो है किसी कंपनी को दे रखा है। अब कंपनी आपको रेंट पे करेगी ना, तो टीडीएस काट के फिर रेंट पे करेगी, अगर वो रेंट 2,40,000 रुपए से ज्यादा का हो तो, वरना नहीं। ओके जी, सेक्शन नंबर 194IA, टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग वगैरह आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसके ऊपर 1% टीडीएस काट के, जिसको भी आप ट्रांसफर कर रहे हो, जिसको बेच रहे हो, तो सामने वाला 1% काट के फिर आपको पैसा देगा। ठीक है, जो बायर है ना वो टीडीएस काट लेगा इस बार। वही आप बेच रहे हो तो कोई खरीदेगा, अब जो खरीदेगा वही तो आपको पेमेंट करेगा ना, तो वो टीडीएस काट के फिर पेमेंट करेगा। सिंपल सी बात है। ओके, मतलब जो बंदा पेमेंट करने वाला होता है ना, वही डायरेक्टर होता है, वही टीडीएस काट के बाकी का पेमेंट आपको करता है। सेक्शन नंबर 194IB, टीडीएस ऑन रेंट बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट अंडर टैक्स ऑडिट। अगर कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ टैक्स ऑडिट के अंडर नहीं आता है, और उसको अगर रेंट मिलता है, तो 5%
और अगर रेंट 50,000 रुपए से ज्यादा हो तो 5% टीडीएस कटेगा। सेक्शन 194 आईसी टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ अंडर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर अगर कोई पेमेंट किया जा रहा है तो उसके ऊपर टीडीएस काटा जाएगा 10%। इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखने का, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट 10%। सेक्शन नंबर 194 आईसी। ओके, सेक्शन नंबर 194 जे टीडीएस ऑन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल फीस। कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल फीस आप पे कर रहे हो तो उसको टीडीएस काट के आपको गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। तो 10% प्रोफेशनल फीस पे है, 2% टेक्निकल सर्विसेज पे है, बट ये फीस जो है वो 30,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए तभी ये टीडीएस कटेगा। सेक्शन नंबर 194 सेक्शन नंबर 94 खत्म हो गया है। सेक्शन नंबर 195 यहां से स्टार्ट हो रहा है। एक ही सेक्शन है, टीडीएस ऑन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट्स को आप अगर पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट का, रॉयल्टी का, टेक्निकल फीस का, डिविडेंड का, नॉन रेजिडेंट को एज पर इनकम टैक्स रेजिडेंशियल स्टेटस हमने देखा था ना, तो नॉन रेजिडेंट को अगर आप ये सब पे कर रहे हो, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस या डिविडेंड, तो आपको टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। और ये टीडीएस की रेट क्या होगी वो डिपेंड करती है डीटीएए और इनकम टैक्स एक्ट दोनों पर। दोनों की रेट अलग हो सकती है और जो बेनिफिशियर होगी वो रेट लेगी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर डीटीएए डबल टैक्सेशन अवॉइडमेंट एग्रीमेंट हर कंट्री अगली कंट्री के साथ करती है ताकि डबल टैक्स नहीं लगे एक इनकम पर, तो मान लेते हैं इस पे है 10%। इस पे कितना है फॉर एग्जांपल के लिए 10%। ओके जी, और यहां पर इनकम टैक्स एक्ट बोल रहा है भैया 12%, तो हम किसकी मानेंगे भाई, इसकी। यही बेनिफिशियर है, कम टीडीएस कटेगा। ओके जी, नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर लास्ट 196, ये नो टीडीएस इन सर्टेन केसेस। भाई ये केसेस है जिस पे टीडीएस नहीं काटना होता है। इसमें पेमेंट टू गवर्नमेंट, अगर आप पेमेंट कर रहे हो गवर्नमेंट को तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। आरबीआई को पेमेंट कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। सर्टेन नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाइड करता है कि इस इंस्टीट्यूट को आप पेमेंट करोगे तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। टीडीएस नॉट रिक्वायर्ड इवन प्रोविजन अंडर सेक्शन, कोई भी सेक्शन लगे वहां पर अगर नोटिफिकेशन में जिन इंस्टीट्यूट का नाम है आरबीआई और गवर्नमेंट को पेमेंट करते हो तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ये पूरा चैप्टर जो है मैंने आपको 6 पेज के अंदर एकदम समराइज वे में अच्छे से करवा दिया है। इस लेक्चर को अच्छे से देखना और ये जो हमारे नोट्स है ये डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और आज की डेट यानी कि 17 अप्रैल 2025 की डेट पे आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे ना तो ये वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।